हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। 8वीं फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होगा। और आज का हमारा लेक्चर है यूनिट 2 लेक्चर नंबर 3। यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 3। चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? यूनिट 2 चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर है ना। यानी विद्युत विभव तथा संधारित्र, है ना। तो विभव के बारे में लगभग कुछ चीजें हमने पढ़ ही लिया है ना। स्थितिज ऊर्जा वगैरह प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, द्विध्रुव आघूर्ण की स्थितिज ऊर्जा देखा था। तो आज हम लेक्चर 3 में ये सीखने वाले हैं कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर आपका क्या है? लेक्चर नंबर 3 का टॉपिक हमारा ये है कैपेसिटर। उसके पहले हम पढ़ेंगे कैपेसिटी यानी धारिता। इसको पढ़ने के बाद यदि हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ चीज़ें पहले से ही समझ में आ जाएगी। क्या होता है कैपेसिटी? जैसे आप गांव में देखते हो कि दूध देने वाला या कोई और चीज़ जो लीटर में देता है, वो पहले लीटर में उसको धारण करके फिर देता है। लीटर क्या है? उसको धारण कर रहा है, यानी धारण करने की क्षमता, धारण करने की यहाँ पर धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता बच्चों धारिता कहलाती है। धारिता कहलाती है। धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है? धारिता। जरा दिख रहा है कि नहीं? ठीक। धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है? धारिता। परंतु हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? आवेश के बारे में, है ना। आवेश पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि आवेश को धारण करने की क्षमता, आवेश को धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है, कैपेसिटी कहलाती है ना। या ये कह सकते हैं कि आवेश के धारण की क्षमता की ये माप है। एक और बात कर सकते हैं, आवेश के धारण की क्षमता का माप है। आवेश के धारण की क्षमता का माप है। अब समझो, जब कोई वस्तु, कोई कैपेसिटी जब किसी आवेश को धारण करता है तो उसमें 2-3 परिवर्तन होते हैं। जैसे मान लो एक ये धारिता है, कोई गोली चालक है, ठीक है। ये धारिता, इसको क्यू चार्ज दिया गया है। क्यू चार्ज धारण करने की क्षमता रखता है। जब इसको क्यू चार्ज दिया गया तो इसके विभव में भी वृद्धि होगा। यानी कहने का मतलब ये, नंबर एक बात, आवेश में वृद्धि करता है, आवेश को धारण करता है, आवेश को धारण करता है ना। जब आवेश को धारण करता है तो इसके विभव में भी वृद्धि होती है। जब आवेश में वृद्धि होती है, जब चालक के या धारिता के आवेश में वृद्धि होती है, आवेश में वृद्धि होती है तो विभव में भी वृद्धि होती है। बात को समझो। आवेश को धारण करता है, नंबर एक बात ये मान लेते हैं, कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, कोई धारिता है, कोई कैपेसिटी है, ये आवेश को धारण करता है। जब धारिता के आवेश में वृद्धि होती है तो विभव में भी वृद्धि होती है। यानी यदि Q बढ़ रहा है तो V ऑलरेडी बढ़ा है, यदि Q बढ़ रहा है तो V भी क्या हो रहा है? बढ़ ही रहा है। और जब ये दोनों बढ़ रहे हैं तो ऊर्जा में वृद्धि हो ही रही है, तो ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। ऊर्जा में वृद्धि करता है, क्या करता है ये?
ऊर्जा में वृद्धि करता है या ऊर्जा को स्टोर करता है, या हम कह सकते हैं ऊर्जा को संरक्षित करता है। यहां तक दिख रहा है कि नहीं? यहां तक, इसके आगे नहीं दिख रहा है, तो पूरी लाइन तो दिख ही नहीं रही होगी। वृद्धि होती है, वृद्धि होती है ऊर्जा में जब वृद्धि करता है ना, कि ये ऊर्जा को भी संरक्षित करता है, यानी ऊर्जा को भी धारिता क्या करती है? धारिता क्या करती है? स्टोर करती है, रखती है, संरक्षित करती है ना, संरक्षण करती है। इसके अंदर में ऊर्जा रहता है, माने अपने अंदर ऊर्जा को भी ये समाहित करता है। तो कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी ये कोई डिवाइस नहीं, एक नपना होता है, ठीक है, जो एनर्जी की क्षमता की माप होती है, या विद्युत ऊर्जा के क्षमता की माप होती है, या आवेश को धारण करने की क्षमता जो होती है उसकी धारिता कहते हैं, है ना। ये विद्युत ऊर्जा को भी ये धारण करता है। ये यहाँ पे लिखा हूँ, हाँ, विद्युत ऊर्जा, ये लाइन ज़्यादा सुटेबल नहीं है, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये धारिता विद्युत ऊर्जा को धारण करती है, ये भी कह सकते हैं, है ना। यानी जब जाहिर सी बात है, जब चार्ज को स्टोर कर रहा है तो इसको पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो एनर्जी भी बढ़ रहा है ना। जो इसको संरक्षित में जो किया गया कार्य होता है, आवेश के संरक्षण में, यानी आवेश को स्टोर करने में जो इसके द्वारा कार्य किया जाता है, वहीं इस कैपेसिटी में ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमने एक बात पढ़ा कि Q यदि बढ़ रहा है तो V भी बढ़ेगा, इसी के रेशियो में, जितना जिस हिसाब से Q बढ़ा उस हिसाब से V भी आपका वृद्धि करता है। तो यहाँ से एक चीज हमें और सीखने को मिला है, ये बातें स्लिप कर दो, नोट कर लिए होंगे आप, नोट करिए जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ से जल्दी, ठीक है। तो हमने पढ़ा नंबर एक बात कि इस धारिता में यदि हम Q की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो V आल्सो बढ़ रहा था। इसका मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, है ना। Q किसके अनुपात में बढ़ रहा है, सॉरी, V किसके अनुपात में बढ़ रहा है? जिस हिसाब से Q किसी इसमें बढ़ रहा है, इस मान लेते कोई कैपेसिटर है, इसमें जो है Q हम दे रहे हैं तो V उसी हिसाब से बढ़ रहा है। तो मीन्स Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी Q इज डिपेंडेंट ऑन V, यानी Q किस पे डिपेंड है? V पर, यानी Q बढ़ रहा है तो V भी ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। तो Q बराबर हम लिख सकते हैं, Q बराबर एक CV, जहां C एक नियतांक है जिसे धारिता कहते हैं। तो यहां से यदि हम C निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V, दैट मीन्स ये होता है कैपेसिटी। परंतु ये कहानी तुम तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि C इक्वल टू Q बाई V आया है, इसका मतलब जो कैपेसिटी होती है वो डिपेंड ऑन Q एंड V। सही बात है? गलत है। धारिता कभी भी Q और V पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जिस हिसाब से Q बढ़ रहा है उसी हिसाब से V भी बढ़ेगा। तो ये अनुपात तो वहीं आके रुक जाएगा जहां से शुरू किए होंगे, है ना। तो C जो है डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं किन किन बातों पे निर्भर करता है, किन किन बातों पे निर्भर नहीं करता। ये फॉर्मूला नोट कर लिया आप लोग, ठीक है। तो यहां से यहां से यहां से यहां से, ठीक। तो नंबर एक बात, धारिता यानी C चालक के आवेश तथा
चालक के आवेश तथा विभव पर निर्भर नहीं करता है। चालक के आवेश तथा विभव पर निर्भर नहीं करता है। और दूसरी बात, धारिता किस पे डिपेंड करती है? धारिता चालक के मटेरियल, चालक के आकार तथा उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है ना? ठीक है, आकार तथा उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। धारिता कभी Q और V पर डिपेंड नहीं करता है। धारिता इस पर डिपेंड करता है कि उसकी आकृति कैसी है, उसका आकार कैसा है, उसकी किस प्रकार का नेचर है, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसमें कितना डाला गया है, इन सब बातों पर डिपेंड करता है, न कि Q और V पर। ठीक है, परंतु यहां से एक परिभाषा भी बन रहा है कि धारिता की एक परिभाषा और बन गया। धारिता आवेश तथा विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं, है ना? आवेश तथा विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहां से एक परिभाषा और। अब जरा इसका यूनिट और डायमेंशन ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट और डायमेंशन स्लिप करें। दिख रहा है यहां से? नोट कर लिए होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूं। ठीक 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 ठीक। दैट मीन्स QC is not dependent on Q and V, that is dependent on nature, conductor material, conductor nature, है ना? आइए, C बराबर Q अपान V हमने प्राप्त किया था। अब हम जानेंगे C का मात्रक। C का मात्रक बराबर Q का मात्रक बटे में V का मात्रक। ठीक है, तो Q का मात्रक क्या है? Q का मात्रक है कूलाम, ठीक, और V का मात्रक है वोल्ट, यानी कूलाम पर वोल्ट, है ना? और इसी को क्या बोलते हैं? कूलाम पर वोल्ट को ही बोलते हैं फैराड ना, फैराड, इसको F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बीमा भी देखना चाहोगे इसकी? एक और इसका मात्रक बड़ा सा निकालते हैं, फैराड। एक बात नोट कर लेना है, नोट 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 नोट, रुको नोट देखो। फैराड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक है, ये नोट पॉइंट, फैराड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, यानी बहुत बड़ा होता है ये। तो हम हमेशा डील करते हैं माइक्रो फैराड। तो एक फैराड बराबर होता है 10⁻⁻⁶ माइक्रो फैराड, और 1 फैराड के बराबर होता है 10⁻⁻12 पीको फैराड। तो हमेशा डील हम इसमें करते हैं, माइक्रो फैराड और पीको फैराड में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मात्रक है। अभी हम आगे देखने वाले हैं कितना बड़ा है। इसकी बीमा भी निकाल लें, धारिता की बीमा। ठीक, मिटाएं इसको। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। डायमेंशन निकालेंगे, बीमा, धारिता की बीमा बराबर Q की बीमा बटे में V की बीमा। अब आप ही लोग बताइए, Q की बीमा क्या होती है? 80, और V बराबर क्या होता है?
V बराबर होता है बच्चा W/Q0, यानी ml² T-2, ये हो गया W का और Q0 का होगा AT, ठीक है, AT। तो हम लिख सकते हैं V बराबर ml² T-2 बटे में AT नीचे आएगा, इससे अच्छा हम ऊपर ही लिख देते हैं भाई। जब इसको हम लिखेंगे बटे में AT, या आपको दिक्कत हो रहा है तो यही मैं सरल कर देता हूँ भैया, ml² T-2 है, एक 1 और जाएगा तो -3 हो जाएगा और A-1, ठीक, A-1, ठीक 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 ठीक। लो मैं यहाँ पर अब वहीं कर दे रहा हूँ, जो काम मैं यहाँ करने वाला था वो ऊपर कर दिया। यहाँ पे एक बार वापस देख लो, ml² T-2 एनर्जी की बीमा होती है और Q0 का AT, तो ml² T-2 यहाँ पर एक T की पावर 1 था जो कि ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -2 और -1 -3, और ये A की पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा ml² T-3 A-1, ठीक। तो यहाँ से निकल के आएगा, तो यहाँ से हो गया m के पावर -1, l के पावर -2, t की पावर -3, यहाँ 1 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, t की पावर हो गया प्लस का 4, क्योंकि -3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 और +3 कितना होगा, प्लस का 4, a की पावर -1 है, यहाँ पे प्लस का 1 है तो ऊपर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो a की पावर हो जाएगा 2। दैट इज अ डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर। नोट करिए जल्दी से बच्चों, ठीक है, हो गया, हो गया कि नहीं हुआ, स्लिप करें, ठीक है, स्लिप कर रहे हैं। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं। तो कैपेसिटी में सबसे पहले बात हुआ था, धारण करने की क्षमता में सबसे पहले गोली चालक की बात हुई थी। तो आइए हम भी पहले उसी की बात करते हैं। किसी बिलगित गोलीय चालक की धारिता, या किसी गोली चालक की धारिता, है ना, क्या होती है इसकी धारिता, किसी गोली चालक की धारिता क्या होती है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक गोली चालक है, ठीक है, जिसका सेंटर से दूरी है r, और इस पर ये हमने +q चार्ज दे रखा है जो इस हिसाब से इसके सरफेस पर है ना। तो सरफेस पर इसके विभव निकाल लेते हैं, है ना। v बराबर क्या होता है, सॉरी c बराबर क्या होता है, Q/V, ये होता है। ये दिख रहा है कि नहीं बच्चा, एक 1 मिनट जस्ट होल्ड। अच्छा एकदम ऊपर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, नीचे तो दिख रहा है, इतने से काम चला लीजिए, ठीक है। हमारे पास बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है बेटा, क्या करें, जो है उसी से हम करवा रहे हैं। कोशिश ये है कि आप सीख जाओ, सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत बढ़िया व्यवस्था हो तभी, यदि आपको लाभ हो रहा है तो आप इससे भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो हम सरफेस पे पोटेंशियल ज्ञात करते हैं। इसके गोले के केंद्र से एक ऐसे बड़ा सा गोला है, इस गोली चालक की हमें धारिता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ पे विभव जब निकालेंगे तो v बराबर, मान लेते हैं यहाँ पे जो चार्ज दिया गया सरफेस पर वो q चार्ज है। पृष्ठ पर दिया गया आवेश कितना है, q, ठीक। माना फलाना लिख लीजिएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हमने पढ़ा था 1/4πε0 q बटे में r, है ना, सरफेस पर विभव, ठीक है। और c बराबर हम लोगों ने पढ़ा है Q/V, ठीक है। c बराबर तो यही पढ़ा है, तो c = Q, v की जगह पे हम ये रख रहे हैं, ये v की जगह पे हम इस चीज को रख रहे हैं, ये वाली वैल्यू ऊपर वाली, ये चीज, ये डब्बे में जो है,
तो रख रहे हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा v की यहाँ पे q बाई v कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे में r। q से q कैंसिल, बचा क्या 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। ये तो ऊपर चला जाएगा, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इसका साथी हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन। माफ करना बच्चों, जो है माइक खराब हो गई थी, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। वापस से इस प्रक्रिया को हम कर लेते हैं, शायद यहीं से कहीं दिक्कत हुआ था। ठीक है, इसको हम वापस से कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की वजह से ये हो गया था, हम वापस से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोई विलगित गोली चालक है, ठीक है, इस पर प्लस चार्ज यानी क्यू चार्ज इसको दिया गया है, क्यू चार्ज इसके पृष्ठ पर बिखरे हुए हैं, और इसकी सेंटर से दूरी r त्रिज्या। यहाँ पर हम इस पॉइंट पर विभव निकालेंगे, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे में r, और r इज रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये इसका सेंटर है। तो यहाँ से हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था c बराबर q/v। ठीक है, q बटे में v कितना है, v आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे में r। q से q कैंसिल, तो c बटे में 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 r है। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे, ऊपर चला जाएगा, c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। तो यहाँ से हमने ये लिखा था कि ये सब कांस्टेंट है, ये यहाँ से यहाँ तक 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब c डिपेंड ऑन r, यानी कैपेसिटी उसकी त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है स्फीयर के, यानी आकार पर निर्भर कर रहा है। आकार बढ़ाओगे तो धारिता बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक बात और आ गई धीरे से, ये चीज हमने बताया था, पता नहीं ये रिकॉर्ड हुआ था कि नहीं, वापस समय करना पड़ा, कभी भी माइक जवाब दे सकता है। ठीक है, क्या करें बच्चों। चलिए अब अगला टॉपिक हम देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारे मन में बन रहा है कि 1 फैराड बहुत बड़ा मात्रक होता है तो कितना होता है। तो पृथ्वी के द्वारा हम समझ रहे हैं, मान लेते हैं कि पृथ्वी हमारा एक गोली चालक है। वैसे तो मैं बता दे रहा हूं कि पृथ्वी का विभव, ये मिटा दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी, अगर इसको मान लेते हैं पृथ्वी माता है, ये पृथ्वी है। तो एक बात मैं नोट में पहले ही बता दे रहा हूं, नोट में ये पॉइंट नोट कर लेना कि पृथ्वी का विभव शून्य होता है, शून्य होता है। तब इसकी धारिता आप निकालेंगे, तब c बराबर q/v। तो v क्या है, 0, 0 का इसमें भाग देंगे तो क्या आ गया, अनंत, यानी पृथ्वी की धारिता होती क्या है, अनंत। ये नोट पॉइंट में नोट कर लो इस बात को, पृथ्वी की धारिता क्या होती है, अनंत। ठीक है, अब इस बात को जरा और गौर से समझते हैं। यहां से कि मान लेते हैं ये पृथ्वी है, उसकी त्रिज्या है 6400 किलोमीटर, है ना, RE, पृथ्वी त्रिज्या को क्या बोलते हैं, RE 6400 किलोमीटर, या हम यूं बोले 6400 गुणित 10⁻³ मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, अब मीटर में चेंज कर दिए, ये हो गया 6400 गुणित 10⁻, 64 गुणित 10⁻1 2 5, 64 गुणित 10⁻5 या 6.4 गुणित 10⁻6 मीटर। अब जरा इसमें पुट कर रहे हैं हम। ठीक है,
तो पृथ्वी की धारिता मिलेगी यहाँ से C इजक्वल टू 4πε0 R। R कितना है 6.4 गुणित 10 घाते 6। परंतु हमें 4πε0 की वैल्यू नहीं पता है, तो हम 1/4πε जानते हैं, 9 गुणित 10 घाते 9 होता है। ठीक है, तो अगर हमें ये चाहिए यहाँ से ऊपर 4πε0 चाहिए, तो ये हो जाएगा नीचे, ये बटे में हो जाएगा 9 गुणित 10 घाते 9, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/9 गुणित 10 के घाते -9। ये हमें मिल के आया यहाँ से 1/9, 4πε0 की वैल्यू यहाँ से 1/9 गुणित 10 घाते -9 गुणित 6.4 गुणित 10 घाते 6। तो यहाँ से आएगा C बराबर 6.4 बटे में 9 गुणित 10 घाते 9 में से 6 गया 3 -3। अगर आप इसको और सॉल्व करोगे, थोड़ा सा इसको और थोड़ा सॉल्व करोगे, इसमें इसका भाग दोगे तो 9 7 63 0.7 1 1 करके आएगा गुणित 10 के घाते -3 फैरड, इतना फैरड आएगा। ठीक, पृथ्वी की धारिता, हालांकि उसकी धारिता अनंत होती है, परंतु एक गोली चालक अगर मान के इसको हल करे तो इसकी धारिता इतनी प्राप्त होगी। अब जरा इसको पिको फैरड में देखते हैं, तो C इजक्वल टू, यहां से ये लाइन यहाँ पे आ जाते हैं, तो C इजक्वल टू आ जाएगा 0.7 1 1 गुणित 10 के घाते -3 है यहाँ पर, और 10 घाते -6 का अगर गुणा कर दे तो ये हो जाएगा किसमें, माइक्रो फैरड में। ठीक है, 10 घाते -6 यानी 1 फैरड बराबर होता है 10 घाते -6 माइक्रो फैरड, और 1 माइक्रो फैरड बराबर होता है 1/10 घाते -6 फैरड, या यूं कहें 10 के घाते 6 फैरड। तो अगर यहाँ 10 के घाते -6 का गुणा कर दें 10 घाते 6 का, तो ये हो गया माइक्रो फैरड में, है ना। ये हो गया आपका 10 के घाते 0.711 गुणित 10 घाते 3 माइक्रो फैरड, 1 1। ठीक, अगर इसका गुणा कर दे तो C बराबर हो जाएगा 711 माइक्रो फैरड, यानी एक फैरड भी नहीं आ रहा है, पृथ्वी की धारिता 1 फैरड भी नहीं आ रहा है, 711 माइक्रो फैरड आ रहा है। फैरड में इतना आ रहा था, 0.711 गुणित 10 घाते -3 फैरड आ रहा था। ठीक है, तो पृथ्वी की धारिता कितना है 711 माइक्रो फैरड, हालांकि उसकी धारिता होती है अनंत, क्योंकि उसका विभव होता है 0, परंतु एक गोली चालक की तरह अगर ये बिहेव करेगा तो इसकी धारिता इतनी होगी। ठीक है, ये बात पक्की है। अब अच्छा, हम ये जानते हैं कि आखिर 1 माइक्रो फैरड में कितना उसका त्रिज्या होगा, या 1 फैरड धारिता वाला कोई पदार्थ है, तो आप समझते हैं 1 फैरड वाली धारिता अगर कोई पदार्थ होगा तो उसकी गोली चालक की त्रिज्या कितनी होगी, उस गोली चालक की। ठीक है, तो इस बात को जरा समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए होंगे, स्लिप करें, कर दे रहे हैं। एक क्वेश्चन बन गया हमारे दिमाग में कि 1 फैरड धारिता के लिए किसी गोली चालक की कितनी त्रिज्या होनी चाहिए। एक प्रश्न बन गया, 1 फैरड धारिता प्राप्त करने के लिए किसी गोली चालक की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, किसी गोली चालक की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, ये प्रश्न आ गया। यानी C इज गिवन 1 फैरड, R आपसे पूछा है कि 1 फैरड धारिता प्राप्त करने के लिए कितना बड़ा उसका रेडियस हमें चाहिए किसी गोली चालक का। तो जैसा कि हमने फार्मूला में पढ़ा है कि C इज इक्वल टू 4πε0 R। ठीक है, तो हमें R चाहिए, तो R इज इक्वल टू C बटे में 4πε0, R चाहिए तो इसे डिवाइड कर देगा, C दिया है 1 और 1 बटे में 4πε0 है ना, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 9 गुणित 10 के घाते 9 मीटर, इसका मान 9 होता है ना, तो ये आ गया हमारा इतना मीटर। अगर जरा इसको ध्यान दो,
अगर आर बराबर 9 गुणित 1 2, जरा इसको डरावना बनाते हैं, भूत प्रेत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, इतना अरब मीटर होना चाहिए। अच्छा और छोटा कर लेते हैं, तो अगर इसको मीटर किलोमीटर में बदले तब 10 घाते मतलब 3 खत्म हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर। अब यहाँ से देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 90 लाख किलोमीटर की अगर कोई वस्तु लाओगे तब जाके उसकी धारिता 1 फैरड होगी। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया, माइक चल रहा है हमारा, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 1 फैरड बहुत बड़ा मात्रक होता है, उसके लिए हमें इतना किलोमीटर त्रिज्या के पदार्थ की आवश्यकता होगी, है ना। ये बात समझ में आई? ठीक है, समझ में आई बच्चों? ठीक है, स्लिप करें। चलिए, अच्छा बहुत बड़ा वीडियो भी हो रहा है आपका, तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे किसी विद्युत गोली चालक के भी ये चीज सीखा, कल इसकी ऊर्जा सीखेंगे, और कल हम 2 चालक को कनेक्ट करके उसका कॉमन विभव भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, बीच में वीडियो रुक गया था, उसको सीरियसली मत लीजिएगा, बाद में हमने उस चीज को बताया है, वापस से आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, ठीक है बच्चों, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।